Hello everyone, let's get started with our eighth chapter, that is a cell, the unit of life. So when you look around, uh, we see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? It's a very wonderful topic, and while we look around us, we have both type of organisms that are living and non-living, and it's a very curious and very fascinating thing that what makes a living organism living. So what it is that makes a living organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. तो ऐसा क्या होता है जो कि एक लिविंग चीज़ में प्रेजेंट होता है, जो कि एक नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है? तो इसको हमने पहले जो सबसे पहला वाला चैप्टर था उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो, कॉन्शियसनेस जो होता है वो, दीज आर सच टॉपिक्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। और फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो कि जो कि कैरेक्टर होते हैं मे बी, बट उसके एक्सेप्शंस ये थे कि ग्रोथ, अगर अगर हम एक सैंड की बात करें तो वो भी अगर डिपॉजिट होती रही तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। और देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक म्यूल और इनफर्टाइल ह्यूमन, दोज हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग. So these are some characteristics and defining feature difference. So let's get started with this. The answer of this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organism. तो इसका एक बेसिक आंसर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो उनमें सेल प्रेजेंट होती है, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल के बने हुए हैं. इट मे बी यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट हो सकती है और एक से ज़्यादा सेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सो व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ. जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो अपने सारे जितने भी एसेंशियल लाइफ के फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म कर सकता है. एनीथिंग लेस देन a complete structure of a shell does not ensure independent living. और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम एक सेल से नीचे कह रहे हैं कि हाँ भाई ये सेल नहीं, मतलब ये लिविंग नहीं है, तो मतलब उसमें सेल भी प्रेजेंट नहीं होगी. Hence cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism. तो जो एक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक सेल होती है. एंटोन वॉन लिवेनहॉक जो ये साइंटिस्ट हैं, सबसे पहला यही है कि क्वेश्चन यहीं से आता है. जो एंटोन वॉन लिवेनहॉक है, उन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था. दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पे आज आ गए हैं, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले एक न्यूक्लियस देखा था, और ये जो इन्वेंशन है ये माइक्रोस्कोप की वजह से हुई. और उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो धीरे धीरे जो सेल की डिटेल्स हैं वो रिवील होती गई. उसके बाद अब जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है सेल थ्योरी. सो व्हाट इज़ अ सेल थ्योरी? तो यहाँ पे एक थर्ड साइंटिस्ट आ गए हमारे. इन 1838 मैथियास शेल्डन, अ जर्मन बोटानिस्ट. अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो आई विल टेल यू टू नोट इट डाउन वेरी वेल कि जो शेल्डन हैं वो एक जर्मन बोटानिस्ट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ामिन किया बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में, और ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लांट की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से होती है, और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं वो प्लांट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं. सो एट अबाउट द टाइम थियोडर स्क्वान, तो यहाँ पे अब फोर्थ साइंटिस्ट का नाम आ गया है जो कि हैं स्क्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल की, और ये रिपोर्ट किया कि जो सेल होती हैं उनके आउटसाइड में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं एनिमल सेल में. सो ही कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. सो
सो स्क्वान जो स्क्वान थे उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर है प्लांट्स का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्क्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. तो इसी का जो एक हाइपोथेसिस प्रपोज की स्क्वान ने, वो ये प्रपोज की कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं सेल्स की और उसके प्रोडक्ट की. उसके बाद शेल्डन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. उसके बाद इन्होंने मिलके एक सेल थ्योरी दी. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. So this is an drawback of this. This is an drawback. This is a drawback of cell theory that it did not explain the formation of new cells. So after that we have Rudolf Virchow in 1855. So here is the fifth scientist रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि सिर्फ जो नई सेल हैं वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन सकती हैं. यानी कि कोई भी सेल खुद से जनरेट नहीं होती, वो पहले जो सेल होती हैं उसी से डिवाइड होके नई सेल बनाती हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड ओमनिस सेलुला ए सेलुला. ये टर्म, ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था. So it's Rudolf Virchow. So he modified the hypothesis of Sheldon and Swan. तो जो शेल्डन और स्क्वान ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो भी एनिमल और प्लांट सेल होती हैं वो सेल की बनी हुई होती हैं और उसी के प्रोडक्ट्स की बनी हुई होती हैं. तो उसने इस को So it's Rudolf Virchow. So he modified the hypothesis of Sheldon and Swan. तो जो शेल्डन और स्क्वान ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो भी एनिमल और प्लांट सेल होती हैं वो सेल की बनी हुई होती हैं और उसी के प्रोडक्ट्स की बनी हुई होती हैं. तो उसने इस को So Sheldon and Swan have given the cell theory which is being modified by Rudolf Virchow, and it's cell theory which is now given. तो इसके दो postulates हैं. जो पहला है वो ये है कि all living organism are composed of cells and product of cells. जितने भी living organism होते हैं वो सबके सब सेल की composition होते हैं और सेल के प्रोडक्ट होते हैं. All cells arise from pre-existing cells. जितने भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही फॉर्म होती हैं. Then after that, the next topic is an overview of cell. You have earlier observed cell is in an onion peel or on a human cheek. अगर आपने ये ऑब्ज़र्व किया है तो उससे हमें ये याद होगा कि द ऑनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. तो हमने अगर एक अनियन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से जो अनियन की सेल होती है उसके अंदर हमें इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन ऑब्जर्व हो जाती है. The cell of human cheek has an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bond structure called nucleus. और उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के फॉर्म में. जो सेल्स होती हैं उनमें वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस बॉन्ड एब्सेंट होता है. तो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि वॉल्यूम जो पूरा सेल का है वो ऑक्यूपाई करता है. द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी. तो जो मेन
एरिया है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, वो साइटोप्लाज्म है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में एक सेल को लाइव रखने के लिए। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। और न्यूक्लियस के अलावा जो बहुत सारे अदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ और वैक्यूल्स। इन सब का अलग अलग फंक्शंस होता है इन ऑर्गेनेल्स का। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन जो बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है और वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरीके की सेल्स में हमें मिल जाता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन जब अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो पहले तो राइबोसोम्स दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। और जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि वो साइटोप्लाज्म के अलावा भी दो ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। और वो दो ऑर्गेनेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, बोथ प्लांट एंड एनिमल, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम है वो 3 जगह पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स विच हेल्प इन सेल डिविजन। तो अब जो एनिमल सेल्स हैं वो कंटेन करती है अदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। उसमें अदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो हमें हेल्प करती है सेल डिवीजन में। तो सेंट्रोसोम ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है वो सेंट्रोसोम है जो एनिमल्स में जो हमें सेल डिवीजन में हेल्प करती है। उसके बाद सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं वो ग्रेटली डिफ़र करती हैं, सबके साइज़, शेप और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा कि जो माइकोप्लाज्म होता है ये बैक्टीरियल सेल होती है। दीज आर यू बैक्टीरिया एंड दीज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो होती है ये स्मॉलेस्ट सेल होती है और इसका जो साइज़ दिया हुआ है वो हमें 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है लेंथ में। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, तो इतनी तक वेरी करती है। उसके बाद द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल नोन है वो एग है ऑस्ट्रिच का। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर में। उसके बाद जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। जो सेल्स होती हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके की शेप की होती हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं शेप्स में। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इर्रेगुलर। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं जैसे कि डिश लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इर्रेगुलर। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो डिफरेंट जो सेल होती हैं उनका फंक्शन चेंज होते रहता है कि वो किस तरीके की का फंक्शन कर रही हैं। सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो राउंड एंड बाई कनकेव होती हैं। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होती हैं, अमीबॉइड शेप की होती हैं। कोलमनर एपिथेलियम क्या होती हैं, लॉन्ग और नैरो होती हैं। नर्व सेल जैसे कि हम देख रहे हैं ब्रांच्ड हैं और लॉन्ग हैं। ये एक ट्रैकिया है इलोंगेटेड। और जो मीज़ोफिल सेल्स हैं वो कैसी हैं, राउंड एंड ओवल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ब्लू ग्रीन algae and bacteria, mycoplasma pplo, which is pleuropneumonia like organism,
They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो डिवीज़न होता है इनमें, इट्स जो डिवीज़न है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके रिप्रोडक्शन के. सो एज द सेल डिवाइड, दैट्स हाउ दे रेप्लिकेट. तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़. तो ये शेप और साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर. अब जो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स हैं वो हैं बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस जिसको हम स्फेरिकल कहते हैं, विब्रियो विच इज़ कॉमा शेप्ड, एंड स्पाइरलम विच इज़ स्पाइरल. अब क्वेश्चन ये होता है कि इनमें से किस में फ्लैजेला प्रेजेंट है, जो कि सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है. सो स्पाइरल हैज़ फ्लैजेलम प्रेजेंट इन इट. The organization of a prokaryotic cell is the fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function. जो बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो सिमिलर होती हैं. हाउएवर दे आर वेरी वाइड डिफरेंस इन देयर शेप एंड फंक्शन. तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इन साइटोप्लाज्म, और प्रोकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि पूरा वॉल्यूम सेल का भर के रखता है. तो और इनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, एंड वो उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इन एडिशन जो जीनोमिक डीएनए है और जो क्रोमोसोम है उसके अलावा उसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मिड जिसे हम कहते हैं. और ये जो प्लाज्मिड होता है ये उस बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक देता है, और यही जो कैरेक्टर होता है यही शो करता है आगे पे, और एक जो बैक्टीरिया होता है उसको एंटीबायोटिक से बचाता है, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की तरीके से भी काम करता है ये प्लाज्मिड. और हम इसको 12th क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि हम कैसे प्लाज्मिड को फॉरेन जो डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए नई नई बॉडीज़ में यूज़ करते हैं. बट दैट इज़ इन योर 12th सिलेबस. आफ्टर दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोट्स में फाउंड होती है. उसमें कोई भी ऑर्गेनल जो है वो जैसे यूकैरियोट्स में कोई जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में फाउंड नहीं होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एंड इन यूकैरियोट्स ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन cytoplasm, in chloroplast, in mitochondria. So prokaryotes have something unique in the form of inclusions. तो prokaryotes के पास inclusion bodies होती हैं. Specified differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. और इसके अलावा prokaryotes में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि मीजोसोम्स होती है. और मीजोसोम क्या होती है, दे आर असेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और मीजोसोम हेल्प करती है रेस्पायरेशन में एक प्रोकैरियोटिक सेल की, और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल इतनी बड़ी होती है, एक बैक्टीरिया इतना होता है, निमोनिया इतना होता है, और वायरस और भी ज़्यादा छोटा होता है. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेल एनवलप एंड इट्स मोडिफिकेशन. तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का ही सब टॉपिक है कि किस तरीके से जो उसका सेल एनवलप है वो उसमें प्रेजेंट होता है और उसमें डिफरेंट मोडिफिकेशंस क्या हैं. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. तो जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल एनवलप कहते हैं. दिस सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर स्ट्रक्चर. जो सेल एनवलप होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो पहला होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल, एंड द थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Although
एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा सेल वॉल होता है, और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो लेयर होती है एनवेलप की, ये अपना डिफरेंट इनके जो है डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं, जो कि साथ में एक सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट वर्क करते हैं। सो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं इस सेल एनवेलप के बेसिस में। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे है कि वो स्टेन करने में, यानी कि जब हम उनको कलर स्टेन करते हैं तो वो किस तरीके के चीज़ें शो करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये ग्राम ने डेवलप किया था, इसीलिए हम इसको ग्राम स्टेन्स कहते हैं। और हम इन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड जो दूसरा वाला है जो स्टेन नहीं देता है उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। सो इफ़ द ग्लाइकोकैलिक्स इज़ थिक, मतलब जो उसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा थिक है और वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो हम उसको कैप्सूल कहते हैं। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लूज शीट में अरेंज्ड है तो हम उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है एक ग्लाइकोकैलिक्स की, that provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है इसका काम यही होता है कि वो उस सेल को सपोर्ट करती है, उसको बर्स्ट होने से बचाती है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वो परमिएबल है, कुछ के लिए इम्परमिएबल है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीसोसोम कहते हैं। और ये जो मीसोसोम्स होते हैं ये बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक्सटेंशंस आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इन ये वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, फिर लैमेला के फॉर्म में होते हैं। ये हेल्प करते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में उस डीएनए के डॉटर सेल्स में। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेसेस, जो सिक्रीशन प्रोसेस होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। और जो सरफेस एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि जो एंजाइमेटिक कंटेंट है उनको अच्छा एरिया मिल सके। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरियाज में जो होते हैं उनमें ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स की तरीके से काम करते हैं। और ये क्रोमेटोफोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, लेकिन अगर वो मोटाइल है तो उसमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस प्रेजेंट हैं जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। वहीं पे जो बैक्टीरिया होती है वो बहुत अलग अलग रेंज और नंबर के फ्लैजिला शो करती है। जो बैक्टीरिया का फ्लैजिलम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है फिलामेंटस, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग पोर्शन होता है जो कि सेल के बाहर एक्सटेंड कर रहा होता है। बिसाइड्स फ्लैजिला के अलावा पीलिया और जिसको हम पिली भी बोलते हैं और फिम्ब्रिया जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, ये मोटालिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। जबकि जो पीलिया होता है या पिल्ली होता है, जो पिलाई होता है, ये इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। और जो फिम्ब्रिया होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। और जो फिम्ब्रिया होते हैं वो भी मतलब ब्रिस्टल लाइक बहुत छोटे छोटे से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरियाज को हेल्प करते हैं अटैच्ड रहने के लिए रॉक्स के साथ, रॉक्स इन स्ट्रीम्स, और जो होस्ट टिश्यू होती है उसके साथ चिपके रहने पे ये हेल्प करते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया। इनका मोटालिटी में कोई भी किसी भी तरीके का रूल नहीं है।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ की। Ribosomes and inclusion bodies. Now, this is the next topic. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इसका साइज़ जो है वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में होता है और ये 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है जो कि 50S एंड 30S सब यूनिट्स हैं और ये दोनों सब यूनिट्स 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स फॉर्म करती हैं। जो राइबोसोम्स होता है ये मेन साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके अलावा जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक एमआरएनए में होते हैं तो उस चेन को हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं, यानी कि एक चेन है एमआरएनए की और इसमें बहुत सारे 2 यूनिट किसको अटैच करके जो राइबोसोम्स हैं, एक इसमें दिया हुआ है जो है 50S और दूसरा है 30S और ये दोनों एक साथ क्या बना रहे हैं 70S फॉर्म कर रहे हैं। तो ये पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम होता है। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज़ आर रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ की तरीके से स्टोर्ड होता है और ये जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं और फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और ये इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इनके एग्जांपल हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। And gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria। और ये जो गैस वैक्यूल्स हैं ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये बेमतलब कि इस वाले टॉपिक में अटैच की हुई है। ये लाइन जो है ये बेसिकली ये लाइन पूरी की पूरी कहाँ की है, ये वैक्यूल्स की है। तो वैक्यूल्स में ये पूछ सकता है कि गैस वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब हम वैक्यूल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे वैक्यूल भी डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसे ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि किस तरीके का जो वैक्यूल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली वैक्यूल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई। तो मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट में आता है। मोनेरा के बाद जितने भी हैं प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई, सब के सब यूकैरियोट्स में आते हैं। और इसका पता हमें ऐसे लगता है कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो वेल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ होता है। तो इसके अलावा इन एडिशन टू दीज वैक्यूल, इन एडिशन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ये और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं, अलग होती हैं ये बेसिकली, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही हैं तो जेनेटिकली डिफरेंस आ जाता है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज दे फॉर्म सेल वॉल। तो प्लांट और एनिमल की जो सेल होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो प्लांट होती है प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में एक
सेंट्रल लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल्स में एब्सेंट होता है. ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल. क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, इसीलिए दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिस्टिंक्ट. फिर हमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. ये एक एनिमल सेल है, ये एक इसमें हम सेल वॉल देख पा रहे हैं. तो ये एक प्लांट सेल है और जो नीचे दी हुई है ये एक एनिमल सेल है. तो प्लांट सेल में जैसे हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स और इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है. जबकि हम प्लांट्स की अगर बात करें तो इसमें वैक्यूल एब्सेंट है और इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट है. इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है जबकि सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट है. तो यही चीज़ हमें अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ी थी. नाउ लेट अस look at individual cell organelles to understand their structure and functions. तो अब हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे. तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट हैं. यहाँ पे सबसे पहले इसमें आता है सेल मेम्ब्रेन. The detailed structure of membrane was studied only after the advent ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950. तो जो हमने जो मेम्ब्रेन का पूरा अच्छा स्ट्रक्चर देखा वो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही देखा 1950s के बाद. मीनवाइल chemical studied on the cell membrane, especially in a red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. अब जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है वो क्यों, मतलब वो ऐसा क्या, मतलब क्यों हमने सिर्फ इसी पे इतनी स्टडी की और ऐसा क्या है ह्यूमन की आरबीसी में. तो इसको स्टडी करने के पीछे रीज़न ये है कि जो ह्यूमन की आरबीसी होती है ना, इट लेक्स न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. ऐसा इसीलिए है जो मैच्योर आरबीसी होती है ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी कर सके अपने अंदर. तो इसीलिए जो पूरा खाली होगा तो हमें अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को उसमें अच्छे से स्टडी करने का हमें बहुत अच्छे तरीके से मौका मिल जाएगा. तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन यूज़ होती है. नाउ दीज स्टडीज़ showed that cell membrane is mainly composed of lipid and protein. तो हमें यहाँ से पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली कंपोज्ड होती है लिपिड की और प्रोटीन की. द मेजर लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर. तो जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स जो कि अरेंज होते हैं एक बाइलेयर में. द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड. तो हमें जो डायग्राम दिया है हम उसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो बाहर को होती है. जो ये है ये दिस टेल दिस इज हाइड्रोफिलिक. While this tail is hydrophobic. This is hydrophobic. So this is hydrophilic tail and this is hydrophobic. Sorry, this is hydrophobic tail and this is hydrophilic head. Now, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. तो हमें ये पता चल गया कि ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से दूर रहने वाली वो प्रोटेक्ट हो गई है अंदर की साइड होने की वजह से. Now, in addition to phospholipid membrane also contains cholesterol. इन फॉस्फोलिपिड्स के अलावा जो ये मेम्ब्रेन होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं.
जस्ट रिमेंबर कि क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड टेल हो गई। दूसरी दूसरी क्या है, दूसरी है कोलेस्ट्रॉल। एंड later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल्स। जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनमें की कंपोजिशन अलग अलग होती है। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की आरबीसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की इरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। 52% प्रोटीन है और एंड 40% क्या है, लिपिड है। तो इसके बाद क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरी प्रोटीन। जो पेरिफेरी प्रोटीन होता है वो ये है जो कि आउटसाइड में लाई कर रहा है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो अंदर धंसा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये टोटली बरीड होता है अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम ये जो स्टेटमेंट है इसकी ये है क्या, कैन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। So according to Singer and Nicholson, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of the protein in the bilayer। तो जो ये निकोलसन और सिंगर ने दिया था, उन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये इसमें इस तरीके से बायलेटरल मोशन कर सकता है। This ability to move within the membrane is measured at its fluidity। तो ये जो जिस तरीके से ये मूव कर रहा है इधर उधर सेल में, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फ्लूइडिटी कहते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। तो ये जो फ्लूइड नेचर है एक सेल का, उसको हम ऐसे भी एक इम्पॉर्टेंट तरीके से हम देख सकते हैं कि वो सेल ग्रोथ में हमको हेल्प करता है, और फॉर्मेशन में जो इंट्रासेलुलर जंक्शंस होती है उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, और इंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन में ये हमें जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो हेल्प करता है। और इसका जो और भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसमें मेम्ब्रेन is selectively permeable to some molecule present on either side। दोनों साइड्स में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें कुछ में ये selectively permeability का काम करती है। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं बिना किसी एनर्जी को खर्च किए, और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। वाटर may also move across the membrane from higher to lower concentration, और इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड लेयर से पास नहीं हो सकते हैं, और जब उन्हें पास कराना होता है तो जब जो वो उनको पास कराने की प्रोसेस होती है उसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो बहुत कम ऐसे आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बिना उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हम क्रॉस करवाते हैं, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एटीपी का खर्चा करना पड़ता है, और एटीपी यूटिलाइजेशन होती है यहाँ पे, और इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसका एग्जांपल है Na+ और K+ पंप। तो यहाँ पे हमारा जो है
फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ख़त्म हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है जो कि फंजाई में और प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। तो जो सेल वॉल्स होती है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। और जो ये सेल वॉल होती है ये एक स्पेसिफिक शेप देती है एक सेल को, और उसकी जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है उसको डैमेज और इन्फेक्शन से बचा के रखती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिज़ायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सेल वॉल जो होती है सेल की सेल से इंटरेक्शन में हेल्प करती है, और ये एक मैकेनिकल बैरियर जो है वो प्रोवाइड कराती है। Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate। तो जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो गैलेक्टेंस, मैनेन्स, सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। The cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth। जो यंग सेल वॉल होती है वो एक हद तक ग्रो कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो सेल मैच्योर होती जाती है उसकी ये जो खुद मतलब कैपेबल ऑफ जो ये ग्रो होने की जो कैपेसिटी होती है ये डिमिनिश होती जाती है। एंड जो ये सेकेंडरी वॉल होती है ये उसकी अंदर की तरफ फॉर्म होती है, और एंड इसमें एक मिडिल लैमेला भी प्रेजेंट होती है। जो मिडिल लैमेला है वो दूसरी सेल्स के साथ इसको चिपका के रखती हैं, और ये जो मिडिल लैमेला होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती हैं। एंड जो सेल वॉल होती है मिडिल लैमेला उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है। यानी कि ये जो दो सेल्स हैं इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल की ओर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब हम मूव कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ, और या फिर हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। पहले तो उसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि लाइसोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, पेरोक्सीसोम्स, ये सारे एक इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये क्या है मेम्ब्रेन सिस्टम? While each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and functions, हर एक ऑर्गेनल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से की तरह से अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं, यानी कि इनका जो वर्क होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होता है, और इसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये क्या क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और तीसरा लाइसोसोम्स और चौथा वैक्यूल। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स को इंक्लूड करता है। तो ये जिन्हें इंक्लूड करता है वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of endomembrane system. Since जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सीसोम है, वो इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये है, यहाँ से है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। तो ये एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आते हैं। जो आते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। वैक्यूल वाला याद रखना क्यों, बिकॉज ये तो लोगों को याद रहते हैं ऊपर के 3, बट वैक्यूल भूल जाते हैं, तो वैक्यूल्स याद रखना है।
तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इटसेल्फ. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज electron microscope study of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसमें ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. ये न्यूक्लियर पोर है, मतलब ये न्यूक्लियस के पास होता है, इसका ये मतलब है. और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें. और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें किसी भी तरीके के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो हम पढ़ते हैं इसे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी स्टडी ने हमें ये बताया कि जो नेटवर्क है रेटिकुलम का वो प्रेजेंट होता है, वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइडेड होता है इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स. जो ER होता है वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स. तो जो ल्यूमिनर कंपार्टमेंट होता है वो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरा होता है वो होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, यानी कि वो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट होता है. उसके बाद the ER often shows ribosomes attached to their outer surface. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें आउटर सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसके बाहर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में और उसके सिक्रीशन में. एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के साथ उसके आउटर एज में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है. और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेजर जो साइट है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड. तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है. इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER. तो जो एनिमल होती हैं उनमें जो लिपिड लाइक हार्मोन होते हैं वो जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. अब हम बात कर रहे हैं गोल्जी अपैरेटस की, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Now let's discuss the Golgi apparatus. Golgi first observed densely stained reticulated structure near the nucleus. तो जो कैमिलियो गोल्जी थे उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि डेंसली स्टेन जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास में, these were later named Golgi bodies after him. तो उनके बाद इनको हमने गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया. सो दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिश लाइक सैक और सिस्टर्निया ऑफ इतना डायामीटर. सो इसमें सिस्टर्ना प्रेजेंट होती हैं, फ्लैट और डिश लाइक, जो कि इसमें हमें शोन है, दिख रही हैं. सो दे आर स्टैकर्ड पैरेलल टू ईच अदर. जैसे हम देख सकते हैं इनकी जो वेनेशन है वो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं ये. Varied number of cisterna are present in Golgi complex. The Golgi cisterna are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase. जो इसका कन्वेक्स फेस होता है वो सिस फेस होता है, और जो इसका फॉर्मिंग फेस होता है वो कनकेव होता है, और वो मैच्योरिंग फेस होता है. द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड.
जो सिस और ट्रांस फॉर्म होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होता है। द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो जो गोल्जी अपैरेटस है उसका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल्स की टू डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। या तो वो सेल के अंदर ही उसको यूटिलाइज करेगा या फिर सेल से बाहर उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जो मटेरियल हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज होंगे। एंड ER fuse with cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो Golgi कॉम्प्लेक्स होता है या गोल्जी अपैरेटस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इससे वो क्या कर सकता है, अच्छे से मटेरियल को इजीली पैकेज कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, या फिर जो बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटीन्स राइबोसोम्स से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट होते हैं, उनको जो गोल्जी अपैरेटस होता है उसके सिस्टर्नी पे मॉडिफिकेशन उनका होता है, और मॉडिफिकेशन के बाद वो रिलीज़ होते हैं उसके ट्रांस फेज से। और जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट हो गया है। अब जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो, लाइसोसोम्स क्या है ना, लाइसोसोम एक प्रोटीन है जो कि इस जो गोल्जी अपैरेटस है इसके मॉडिफिकेशन से बना है। तो हम लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। So lysosomes are basically membrane bond structure which are जिनका जो कि गोल्जी apparatus की पैकेजिंग की बदौलत बनते हैं। ये आइसोलेटेड होते हैं। जो लाइसोसोमिकल वेसिकल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, लिपेज में, प्रोटीएज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच और एक पर्टिकुलर एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। एंड दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और स्विसाइडल बैग जो होता है वो भी हम लाइसोसोम को ही कहते हैं। देन वी हैव वैक्यूल्स। देन वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो होते हैं ये वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कंटेन करते हैं जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं होता है। जो वैक्यूल होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है और इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो प्लांट होता है उसमें 90% ऑफ द जो वॉल्यूम होता है सेल का वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। एक जो प्लांट होता है उसमें जो टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस का और अदर मटेरियल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वैक्यूल्स में। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए ये जो आयंस होते हैं इनका जो कंसंट्रेशन होता है वैक्यूल्स में हाई होता है। जो अमीबा होता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। बहुत सारी सेल्स जैसे कि प्रोटेस्ट वगैरह उनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद होता है। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और इन तरीके की एल्गीज में क्या प्रेजेंट था, गैस वैक्यूल प्रेजेंट था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट topic we have is mitochondria. So let's get started with the mitochondria. So mitochondria, which is a single term which is called as mitochondrion, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. So we have to stain them properly for their visibility. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. किसी भी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं वो डिपेंड करता है
कि वो सेल फिजियोलॉजिकली कितनी ज़्यादा एक्टिव है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ ऑब्जर्व्ड। शेप और साइज़ के टर्म्स में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स हैं पर सेल वो वेरी करते हैं। टिपिकली इट इज़ अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकली हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके शेप्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन जो एक टिपिकल शेप है होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो एक सॉसेज शेप का होता है। जो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल membrane bond structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments। तो ये एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, इस तरीके से सॉसेज शेप है और इसमें दो लेयर्स हैं, एक ये और एक अंदर वाली। जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो ल्यूमेंस हैं उनको डिस्टिंक्टली डिवाइड करती है टू कंपार्टमेंट्स में, जो आउटर कंपार्टमेंट है और इनर कंपार्टमेंट है। जो इनर कंपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा फिल है डेंस होमोजीनस सब्सटेंस से, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो अंदर वाला है ये जो है ये होमोजीनस सब्सटेंस से भरा हुआ है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्रीज टू द ऑर्गेनल्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टिया। तो जो इनर जो मेम्ब्रेन है ये क्रिस्टिया के फॉर्मेशन करती हैं। द क्रिस्टिया इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। तो जो क्रिस्टिया होती हैं वो इस तरीके से जो सरफेस है वो है, और ये इंक्रीज़ करती हैं उसका सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा स्पेसिफिक सिटी मिलेगी एक मेम्ब्रेन में, और वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे मे बी। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, इसमें सेलुलर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, इसको इसीलिए पावर हाउस कहते हैं, और यही एक एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। द मैट्रिक ऑल्सो पोसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और कुछ आरएनए प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो 70S का होता है, यानी कि ये बहुत एक प्रिमिटिव टाइप का प्रिमिटिव टाइप का जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट है। द कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन के सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू फिजन डिवाइड करता है सेल डिवीजन के टाइम पे। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्लास्टिड। Now plastids are found in all plant cells and in यूग्लिनॉइड। तो प्लास्टिड्स हमें यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं, और जो भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें हमें इजीली मिल जाते हैं। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो प्लास्टिड्स क्योंकि बड़े होते हैं इसीलिए हमको ईज़िली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में, और दे आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स present in the cell. They bear some specific pigment। इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट को, और इन्हीं पिगमेंट के बेसिस पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि फैट सोल्यूबल होता है कैरोटीनॉइड, उसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ये सब प्रेजेंट होते हैं। This give the
पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर, और इसी कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से एक प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर मिलता है। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट आता है। और माइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट और इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट, whereas aleuroplast store protein. Majority of chloroplast of green plant are found in the mesophyll cells of the leaf. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेसोफिल सेल्स में मिलता है। ये लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, ये डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं। लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लामाइडोमोनास और टू ग्रीन एल्गी विच इज़ 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। तो इतने ज़्यादा वेराइटी ऑफ उसमें हमको क्लोरोप्लास्ट की जो नंबर है वो क्लामाइडोमोनास में 1 पर सेल होती है, और एक जो मीजोफिल सेल होती है उसमें 20 to 40 पर हमको सेल मिल सकती है। देन मूविंग टूवर्ड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। इसमें जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है, यानी कि बाहर वाली मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है और अंदर वाली थोड़ी और ज़्यादा कम परमिएबल होती है। द शेप लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो अंदर का स्पेस होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। A number of organized flattened membrane sac called the thylakoids are present in the stroma. ये जो स्ट्रोमा होता है इसमें नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये हैं इसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे। उसके बाद ये जो थैलाकॉइड हैं ये पाइल्स में अरेंज्ड हैं। इन पाइल्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं, called grana, piles of coins called grana और the integral thylakoid। ये जो piles of coin है उसको हम thylakoid कहते हैं। उसके बाद in addition there are flat membranous tubules called stroma lamella connecting the thylakoid। ये जो stroma lamella होते हैं ये एक दूसरे thylakoid को connect करते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड encloses a space called a lumen। जो थैलाकॉइड होता है वो एक स्पेस को कंटेन करता है विच इज़ ल्यूमन। The stroma of chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrate and protein। जो स्ट्रोमा होता है उस क्लोरोप्लास्ट का उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ ऑल्सो लाइक अ primitive type is present। chlorophyll pigments are present in thylakoid। जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के वो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल। जो राइबोसोम्स होता है वो भी 70S टाइप का होता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम विच इज़ ऑफ 80S। सो 70S माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S विच इज़ ऑल्सो अगेन अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम। Now moving towards ribosome, then ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो जॉर्ज पैलेड ने की थी। इन्होंने फर्स्ट पहले ऑब्जर्व किया था इसको। जो राइबोसोम होता है उसमें आरएनए और प्रोटीन इसकी कंपोजिशन होती है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती इसके आउटसाइड में, इसीलिए ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में फाउंड होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 70S होता है और जो यूकैरियोटिक होता है वो 80S होता है। एंड राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो ये जो लार्ज है और एक ये स्मॉल है ये दोनों मिल के जो है वो राइबोसोम की एक प्रॉपर यूनिट बनाते हैं।
द टू सब यूनिट इज़ फॉर 80S। 80S के लिए ये जो बड़ी वाली है वो 60S है, और जो छोटी वाली है वो 40S है, और जो 70S है उसके लिए 50S है, और नीचे वाली क्या है 30S है। और जो ये जो S होता है ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसको स्वेटबर्ग्स भी कहते हैं। स्वेटबर्ग्स इसकी यूनिट है, स्टैंडर्ड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। It is indirectly measured as measure of density and size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunit. तो यहाँ पे हमारा राइबोसोम्स कंप्लीट हो गया है। देन मूविंग टुवर्ड्स साइटोस्केलेटन, an elaborated network of filamentous proteinaceous structure constituent a microtubule, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन इज बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट and intermediate filament. They three of them composed of cytoskeleton, that is microtubule, microfilament and intermediate filaments. तो ये होता है माइक्रो साइटोस्केलेटन के अंदर। The cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton is in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the cell. तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है इसकी मोटिलिटी में, और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन साइटोस्केलेटन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है सीलिया एंड फ्लैजिला, उसका हमें डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ऐसा दिखता है, और व्हाट इट इज़ लाइक दिस। तो ये है सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल डायग्राम, इस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल शीट है, उसके बाद इसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं दो, और ये है रेडियल स्पोक, इसके जो रेडियल स्पोक हैं ये हैं, और ये क्या है इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि एक पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structure which works like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. तो cilia basically movement में help करता है, and flagella का भी same work होता है, but it is comparatively longer and responsible for cell movement. तो ये cell के movement के लिए भी responsible होता है, but इसका जो shape होता है थोड़ा सा longer होता है. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic cells. बैक्टीरियाज में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमें ये पता चला कि जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोज करता है, यानी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीमा, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है, और जो उसकी कोर होती है उसको हम एक्सोनीमा कहते हैं, which is not shown in the figure. Possess a number of microtubules running parallel to the long axis. Exonyma run parallel to the long axis. The exonyma usually have 9 doublets of radially arranged periphery microtubules. इसमें 9 डबलेट्स होते हैं, विच इज़ शोन हेयर. 9 डबलेट्स हैं, और ये जो है ये पैरेलली उसके along the axis they are moving. The exonyma usually has 9 doublet of radially arranged periphery microtubules and a pair of centrally located microtubules. और इसमें एक centrally located microtubules भी present होता है. Such an arrangement of exonyma microtubule is referred to as
जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है ब्रिज से, जिसको हम सेंट्रल शीथ भी कहते हैं, जो कि ट्यूब्यूल पेरिफेरी जो डबलेट्स हैं वो रेडियल स्पोक्स होते हैं, उसमें से निकल रहे होते हैं। दस दे आर 9 रेडियल स्पोक। द पेरिफेरी डबलेट्स आर ऑल्सो interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerges from the centriole like structure called the basal body. तो जो सीलियम और फ्लैजेलम है वो जिस बॉडी से, जिस स्ट्रक्चर से निकलते हैं आउटसाइड फ्रॉम द सेल, इट इज़ कॉल्ड एज बेसल बॉडी एंड विच इज़ इन सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर. Then we have centrosome and centrioles. So what are a centrosome? Centrosome is an organelles usually contain two cylindrical structures called centriole. तो एक centrosome में दो cylindrical structures present होते हैं जिसको हम centrioles कहते हैं. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole and a centrosome lie perpendicular to each other, like cartwheel-like organization. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, जिसका डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट इसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें. और ये भी इस तरीके के 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रस से बने हुए होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के. तो जो हमारे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम हैं, जब हम उनकी बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रोसोम है वो बने हुए हैं 9 इवनली अरेंज्ड प्रोटीन के, जो कि टिब्यूलिन प्रोटीन है. ईच of the peripheral fiber is a triplet. The adjacent triplet are also linked. The central part of proximal region of centriole is also proteinaceous and called hub. तो जो central part होता है उसको हम hub कहते हैं, which is connected with tubules of peripheral triplet by radial स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन. और उनमें से रेडियल स्पोक्स निकल रहे होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं. जो सेंट्रियोल होता है वो फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. जो सेंट्रियोल है वो बेसल जो पार्ट होता है सीलिया एंड फ्लैजेला का, वहाँ से निकलता है. एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. और जो बेसल बॉडी होती है सीलिया और फ्लैजेला की, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल अपैरेटस को प्रोड्यूस करते हैं एक एनिमल सेल में. उसके बाद जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, सो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्लियर इन 1831. तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग्स. उसके बाद उसके बाद फ्लेमिंग्स ने उसको स्टेन किया था और एक क्रोमैटिन डाई से तो वो स्टेन हुआ था, और बाद में फिर क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं हम इनको. तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो यही दिया है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर प्रेजेंट है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में. The interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin. तो जो एक इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. और इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने ये रिवील किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर तक का होता है. फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर की तरीके से काम करता है. द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बेयर्स राइबोसोम्स ऑन इट. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस की, वो कंटिन्यूस होती है. उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं और उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय, जो बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड होती है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. और इन न्यूक्लियर पोर्स से जो आरएनए है उसका मूवमेंट होता है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होते हैं. नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो मतलब वो नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. यूजुअली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी सेल्स हैं जिसमें वेरिएशन भी शो हुआ है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं भी होंगे. जैसे कि एक मैच्योर जो आरबीसी होती है, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. और जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं प्लांट्स में, वेस्कुलर प्लांट्स में, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. सो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन को कंटेन करता है. जो न्यूक्लियोलाई होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलाइस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर. तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मतलब एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. तो जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं. अब हमारे पास ये लास्ट टॉपिक बचा है इन विच इट इज़ गिवन दैट यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियाई फॉर हैज़ अ loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. तो क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सेल डिवीजन की, जहाँ पे हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं न्यूक्लियस में. जो क्रोमैटिन होते हैं वो डीएनए कंटेनिंग होते हैं. उसमें डीएनए के साथ साथ कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं. एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो आरएनए. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, और आरएनए होता है. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम्स. तो जो 2 मीटर लंबा डीएनए का है थ्रेड, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो 2 मीटर का जो क्रोमोसोम है वो कैसे इतने छोटे सेल में, इतने छोटे, उससे भी छोटे न्यूक्लियस में इतनी ज़बरदस्त तरीके से पैकेज्ड है. क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही विजिबल होता है, और इसमें कंस्ट्रक्शंस होती हैं. इसमें सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं, और एक डिश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके मिडल में, जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं. जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं, सेंट्रोमेयर्स क्या करते हैं, होल्ड्स द टू क्रोमैटिड और ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर. जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है. सबसे पहले जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो प्रेजेंट होता है बीच में. जो सब मेटासेंट्रिक होता है ये है मेटासेंट्रिक. जो सब मेटासेंट्रिक होता है उसमें थोड़ा सा साइड होता है, और इसमें एक जो आर्म होता है क्रोमोसोम का वो शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन टू द अदर. उसके बाद एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो नियरली साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, एट द एंड प्रेजेंट होता है. वेयर एज टीलोसेंट्रिक में जो है वो क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमेयर है वो
एंड में प्रेजेंट, एज में प्रेजेंट होता है, यानी कि दिस इज़ अ टीलोसेंट्रिक, दिस इज़ acrocentric, this is submetacentric and this is metacentric. So ये हो गया. उसके बाद sometimes a few chromosomes have non-stained secondary constructions at constant location. They give the appearance of small fragment called satellites. कुछ में satellites भी present होती हैं जो कि secondary constructions होती हैं. Then we have microbodies. Microbodies are many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes. तो ये जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं, ये बहुत माइन्यूट वेसल्स होती हैं, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं और ये बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करती हैं. ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू.